अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान, हाफिज़ इमरान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। ईद मुबारक। ईद का आज दूसरा दिन है और घरों में डेफिनेटली बहुत सारे पकवान बन रहे होंगे, ईद इंजॉय हो रही होगी। दूसरी तरफ अगर हम क्रिकेट पर नज़र दौड़ाएं तो क्रिकेट भी जारी है और टूर्नामेंट बाकायदा जारी है। पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी खेल से मोहब्बत करने वालों की जो नज़रें हैं वो तो खेल के ऊपर है और मैचेस हो रहे हैं। और हमने जिस तरह से देखा कि एक बड़े टारगेट के साथ अब मैचेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, वेस्ट इंडीज़ की, तो आप देखिए कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ वेस्ट इंडीज़ ने मैच अपने नाम किया। एक ज़बरदस्ती परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी, मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो बहरहाल काबिल गौर हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान में एक तूफ़ान है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद करने के हवाले से। यकीनी तौर पर वो होनी भी चाहिए क्योंकि खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि क्या सिर्फ खिलाड़ी ही इस पूरी नाकामी का ज़िम्मेदार हैं, तो फिर आपको उसके पस मंज़र में भी जाने की ज़रूरत है कि असल में चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं। वो कौन था जिसने इस सिलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की? कौन था जिसने ऐसे खिलाड़ियों को टीम में वापस लाया जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं थे? वो कौन था जिसने एक तरबियती फ़िज़िकल फ़िटनेस का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसका टीम को फ़ायदा हुआ या नुकसान? इस पर भी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। वो कौन था जो टीम के खिलाड़ियों के बारे में मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान की टीम में इत्तेहाद नहीं है, वो ये बातें करता रहा? वो कौन था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप से पहले कप्तान शाहीन आफरीदी को हटाया और बाबर आजम को कप्तान बनाकर पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग की एक बुनियाद रखी? वो कौन था? तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट, अगर आप बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, ये तमाम फैसले ना तो उनकी मर्ज़ी के बगैर हुए, ना उनको एतमाद में लिए बगैर हुए? तो अगर बाबर आजम से आप मुतालबा कर सकते हैं कि वो कप्तानी छोड़ दें, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि इन सब फैसलों पर उनके दस्तखत होंगे यकीनी तौर पर, वो इससे अपने आप को बरेजुमा करार नहीं दे सकते। और टीम की जो हालत है इसमें उनको भी उतना ही ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि क्या ये खिलाड़ी ही इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी ज़बरदस्ती उन्होंने तो नहीं लिया, जिन्होंने कप्तानी दी है सबसे पहले उनसे भी सवाल होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह जनाब सुहेल तनवीर साहब। सुहेल साहब, वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। मेरा ख़्याल है वसीम साहब के साथ रब्ता जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं सिग्नल्स कमज़ोर हैं। तो एक पहलू तो ये है ना कि खिलाड़ियों पर सुहेल साहब बहुत तनकीद हो रही है। मतलब ये तो समझने की ज़रूरत है ना कि ये बरसों की मेहनत होती है किसी भी एक खिलाड़ी के लिए अगर कोई पाकिस्तान की टीम में आता है। तो क्या उन सब फैसला साजों को नज़रअंदाज किया जा सकता है जो इनकी खिलाड़ियों की तैयारी पर असरअंदाज होते हों? टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर कुछ फैसलों से ख़राब होता हो, खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर कोई बोझ पड़ता हो, तो वो लोग भी तो कहीं ना कहीं एहतसाब के दायरे में आने चाहिए ना? या फिर सारे का सारा मलबा 16 खिलाड़ी हैं, इन सब की गर्दनें पकड़ ली जाएं और इनको ही इबरत का निशान बनाने की कोशिश शुरू कर दें? जो पीछे बैठे जिनके चेहरे कम नज़र आते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल इस सारे सिनारियों में तो एवरीबॉडी इज़ अकाउंटेबल और सब बराबर के जिम्मेदार होने चाहिए और होते भी हैं। ऑब्वियसली जब आप जीतते हैं तो क्रेडिट भी लिया जाता है, न सिर्फ टीम लेती है बल्कि मैनेजमेंट भी लेती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ लड़के जो खेल रहे होते हैं उनके पीछे डिसीजन मेकर और बहुत सारे जितने भी लोग बिहाइंड द सीन, जैसे आप लोगों के कैमरे पे तो अभी हम 4 लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे पीछे एक टीम है पूरी जो इस पूरे शो को रन करती है। तो जो कि सक्सेस और फेलियर में सारे इक्वली इन्वॉल्व होते हैं और क्रेडिट या अकाउंटेबिलिटी सबकी होती है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को बिल्कुल जिम्मेदार, जाहिर है जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस है उसका तो आप प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराएंगे, बट फिर जब डिसीजन मेकिंग उसमें आप कप्तानी की बात करें, सिलेक्शन की बात करेंगे, या फिर जैसे आपने कैंप का जिक्र किया, उससे पहले चेंज हुई, ये प्लेयर्स ने तो नहीं की, ये तो ज़्यादा डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर जो थे उन्होंने की है। तो मेरा हमेशा स्टांस यही रहा है कि सिर्फ प्लेयर्स को जो है, क्योंकि वो सामने खेल रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, तो हम उनको मोस्टली
लोग फोकस करके तनकीद का निशाना बनाते हैं या जिम्मेदार ठहराते हैं किसी भी फेलियर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एबिलिटी ब्रेवली लेनी चाहिए। ठीक है, आपने डिसीजन लिए, वो बैकफायर करके, अब हर बंदे को जो जो डिसीजन मेकर था उसको ऑन करना चाहिए उन डिसीजन को। एंड इट्स ओके, आप हर बंदा, वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कामयाबी का तो होते हैं, लेकिन जहाँ पे नाकामी होती है तो हम उसका जो है वो क्रेडिट कहें या अकाउंटेबिलिटी लेने से डरते हैं। डरना नहीं है। अगर मैं किसी सीट पे बैठा हूँगा, मैं कोई डिसीजन करूंगा, हो सकता है वो अच्छे हों, अच्छे नहीं हों। जब मैं अच्छे को एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे बुरे डिसीजन जो बैकफायर करते हैं उनको भी ब्रेवली एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड देन वी मूव ऑन। इसी से बेहतरी, जब तक आप चीज़ों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो तब तक बेहतरी की गुंजाइश, बल्कि बेहतरी का वो सफ़र शुरू ही नहीं होता, क्योंकि बेहतरी शुरू ही एक्सेप्टेंस से आती है। जैसे वसीम भाई भी हर जगह बात करते हैं ना कि जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी शुरू कैसे होगी। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई जो हमने गलतियां की हैं उनको तस्लीम करके, एंड देन वी मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सोहेल साहब। वसीम साहब, अगर हम आपसे बात करें, जिस तरह कल भी हम लोग गैरी क्रिस्टन साहब की बात कर रहे थे कि जिस तरह वो टीम के बारे में चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि टीम में यूनिटी नहीं है, जैसी चीज़ें उन्होंने टीम में देखी हैं वैसी आज तक नहीं देखी हैं। इसके ऊपर हरभजन सिंह साहब का भी आया रद्द अमल। उन्होंने कहा कि नहीं गैरी क्रिस्टन साहब, आप क्यों वक्त ज़ाया करें पाकिस्तान में, आपको तो इंडिया आ जाना चाहिए। तो आप ये देखिए कि हम एज अ टीम क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, ये चीज़ जो गैरी बता रहा है, दैट वाज नॉट रॉकेट साइंस कि हम दूर से मतलब टीवी पे देख के या मैच टीवी के ऊपर हम जब देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हम वर्ल्ड कप से शुरू से मेंशन करते आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ अभी कल स्टार्ट नहीं हुई है, ये हमें पिछले 1 साल से नज़र आ रही है। चाहे अफगानिस्तान वाली सीरीज़ देखते हैं, फिर हम देखते हैं न्यूजीलैंड सीरीज़, आयरलैंड, तो ये कोई नई चीज़ एकदम से ओवरनाइट ये नहीं हुई है, ये काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाकी जहाँ तक है, ऑब्वियसली लाफिंग स्टॉक तो हम बनते हैं जब इस तरह की टीम चीज़ें ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलना फिर शुरू हो जाती हैं। बाकी जो दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स कह रहे हैं, दैट्स नॉट रेलिवेंट कि उनका क्या है। मेरे ख्याल में हमारा अपना फोकस जो है हमारी क्रिकेट के ऊपर है। दूसरा देखिए, जो आप शुरू में बात कर रहे थे जी कि सिर्फ प्लेयर्स। अच्छा वसीम साहब, ये जैसे ये जिम्मेदारियों वाली बात है, जिस तरह सुहेल ने, वसीम साहब जैसे जिम्मेदारियों की बात है, कि क्या ये बिल्कुल ऐन दुरुस्त है कि अगर आप ट्रैवलिंग रिजर्व्स टीम के साथ ना भेजें, उसके भी टीम के खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? क्या आप उन लड़कों को सिलेक्ट कर लें टीम में जिनका फिजिकल फिटनेस का मयार ठीक ना हो? तो ये और क्या अगर टीम में ग्रुपिंग है, 1-2 खिलाड़ी नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे के सारे जो फैसले करने वाले हैं, आखिर उनके ऊपर भी तो आना चाहिए ना? खिलाड़ियों के लिए तो, खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद तो सबसे आसान काम है। वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, वो सब उनके ऊपर कहते रहेंगे, लेकिन जो बैकएंड पे शो रन कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? इमाद वसीम को इंजरी के बावजूद आप ले गए वहां पर। देखिए, इस पर मुझे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, उस टाइम भी मुझे बड़ा वो हुआ था ये देख के, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो क्या रहा है। आपको याद होगा जी 20, 21, 22, 21 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बायलैटरल भी काफ़ी जीते ही हमने, ये वो सब माहौल चल रहा है। तो बोर्ड ने ना बोनसेस अनाउंस किए कि जी टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है तो बोनस दिए जाएंगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अच्छा, मैं जब देखा जी ठीक है चले जी बोनस मिलेंगे, जब वो बोनस मिले तो वो पता चला जी कि वो बोनस मिलेंगे सिर्फ जो बोर्ड के अपने एम्प्लॉइज हैं। क्या बात, मतलब उसमें प्लेयर्स कंसीडर नहीं होते, उसमें कोचेस कंसीडर नहीं होते, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो कंसीडर नहीं होते। तो मैंने अपने वो जो सीईओ थे उस टाइम पे, आई डोंट नो अभी वो हैं कि नहीं हैं, और उनके होने ना होने का पता भी नहीं चलता था ना, उनको बिठाया। मैंने कहा सलमान नसीर साहब ना, वो हैं अभी मैंने कहा जी ये टीम की नहीं, सीईओ थे उस टाइम ना, वो तो सीओओ है ना, मैं सीईओ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उनको मैंने बिठाया जी, मैंने कहा जी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, आप बोनस दे रहे हैं सारों को, ये वो कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा जी सबसे मुश्किल काम किसका है वैसे टीम बनाना, मतलब पाकिस्तान के कल्चर को आपने देखा क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे। उन्होंने कहा जी ऑब्वियसली आपकी जॉब बड़ी टफ है, जितना क्रिटिसिज्म आप लेते हैं, जितना प्रेशर है आप हैंडल करते हैं। मैंने कहा ये मानते हैं आप? कहते हैं जी बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो मैंने कहा ये बोनस जब आए हैं तो आप किस चक्कर में अपने 3-3 बोनस, 3-3 तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके डायरेक्टर जो हैं वो 3-3 बोनस ले रहे हैं, और ये बोनस मतलब ये नहीं कि कोई 2-4 लाख, मतलब अगर सैलरी आपकी 15 लाख है तो आपको 45 लाख बोनस मिल रहा है। आपके 25 लाख वाले भी थे, वो 3 सैलरियाँ लगा लें तो कहाँ पे जाती हैं?
तो जब बात आती है ना इस तरह की, तो वो ओन शुरू कर देते हैं। उस टाइम ना आपको सिलेक्शन कमेटी याद आती है, ना आपको कोचेज याद आते हैं, ना आपको वो लड़के याद आते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। बोनसेस सारे आप आपस में बांट लेते हैं, मतलब जिनका दूर दूर तक क्रिकेट से डायरेक्टली उस तरह तल्लक नहीं है, लेकिन बोनस उनमें सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, मुझे समझ से बाहर है कि एक मतलब जब जिम्मेदारी की बात आती है, जो आप पूरा आपने टॉपिक एक छेड़ा हुआ है, उस टाइम पे तो सारे जी हाँ जी ये कोच को आगे कर दें, सिलेक्शन कमेटी को आगे कर दें, प्लेयर को आगे कर दें, ये इधर के इधर ही बैठे हुए हैं। हाँ, जब परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस की बात आती है, देखा जी हमने कितना जबरदस्त काम किया है। तो ये कल्चर जो है ना, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करना होंगी। अभी आप कप्तानी की बात कर रहे हैं कि चेयरमैन ने दस्तखत किए नहीं किए, ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी है, बट आई थिंक इट्स अबाउट द हाई टाइम कि ये अथॉरिटी आप ना रखें अपने पास। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आए, सिलेक्शन कमेटी या जिसको भी आपने इख्तियार देना है उसको दे, ताकि आप उसको अकाउंटेबल तो कर सकें। क्योंकि अभी तो आप कहेंगे जी सिलेक्शन कमेटी को मैंने इख्तियार दिया था, आप बेशक के इख्तियार आपने दिया था, लेकिन वो इख्तियार जो फाइनल डिसीजन है वो आपके नाम से ही चलेगा। तो या उसको फिर ऑन करें या इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं और ये सिस्टम चलता है जी कि चेयरमैन लगा रहा है कि कैप्टन कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके चेयरमैन तो चेंज होते रहते हैं। तो आई थिंक ये निचले लेवल पे ये क्रिकेटर्स का काम है, क्रिकेटर्स को करने दें। अच्छा सुहेल साहब, ये जैसे एक सिलेक्शन कमेटी की बात की है वसीम साहब ने, और इनका ये मानना है कि जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उसके फ़वायद और समरात और उससे जो चीज़ें इकट्ठी होनी है वो लेने के लिए तो सबसे आगे होते हैं, सब आगे होते हैं। और अब जब टीम हारी है तो ये 15 खिलाड़ी मतलब कैसे भी है पाकिस्तान के एम्बेसडर तो हैं ना, बुरा खेल गए, लेकिन अब अगर कुछ उनका बोझ तकसीम करने की बात है तो सब छुप के बैठे हैं, सब कोई सामने नहीं आ रहा। चेयरमैन साहब का भी कोई बयान नहीं आ रहा कि मैं इनके साथ हूं, मैंने तो $1 लाख इनामी रकम का ऐलान किया था, वो भी इन्हीं के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये खिलाड़ियों के साथ कुछ थोड़ी बहुत आप लगते हैं कुछ ज्यादती भी हो जाती है? नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने पहले यही बोला कि जब आप सक्सेस के साथी बनते हैं तो फिर आप फेलियर को भी ऑन करने वाले बने। और ये बिल्कुल आपने सही बोला कि यहाँ पे बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, ये जो मैनेजमेंट है उनको दे शुड कम एंड सपोर्ट पाकिस्तान टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है क्रिटिसिज्म हो रहा है, और क्रिटिसिज्म सही हो रहा है। हम क्रिटिसिज्म को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी आप फैन से यही एक्सपेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको वो जो कहते हैं फैमिली सिर्फ 15 लड़कों की नहीं है, ये फैमिली पूरी क्रिकेट बोर्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट फैमिली। हम सब जितने भी क्रिकेटर हैं ना, बेशक एक्स प्लेयर हैं, हम भी उसी फैमिली का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट कर, यहाँ पे ही तो सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जो मैं कोचिंग में ना या कैप्टन जो होता है, हमेशा से उस प्लेयर को बैकिंग की जरूरत होती है जो बुरे टाइम से, बुरे फेज से, जो हाई परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं होती कोई आग टैप करे शोल्डर पे ना करे, ही डजंट केयर, क्योंकि उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है, वो परफॉर्म कर रहा होता है। कोच या कैप्टन का काम होता है उस प्लेयर को उठाना जो कि बुरे टाइम से गुजर रहा हो, जिसकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती। तो सेम गोज टू मैनेजमेंट, अभी टीम अच्छा नहीं कर रही, जब टीम अच्छा कर रही होगी ना तो उस टाइम टीम को या कैप्टन को कोई जरूरत नहीं होती कि उसके साथ बोर्ड वाले जो मैनेजमेंट है, मैं सारे बोर्ड की बात, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सारा बोर्ड तो ऑब्वियसली नहीं, बट जो टॉप टियर मैनेजमेंट है ना, उसका काम बनता है कि साथ खड़े होना, सपोर्ट करना। सेम टाइम यस यू नीड टू मेक चेंजेस, आपको जो चेंजेस नजर आती हैं वो आप जरूर करें। वो बाय द टाइम टीम वापस आए, बैठ के आप बात करें, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, बट नाउ यू नीड टू सपोर्ट योर टीम, योर बॉयज। इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप वापस आएं तो आपको बेहतर फैसलों की भी जरूरत है मीरा, और जो फैसले हुए हैं उनका भी एहतसाब करने की जरूरत है। एक वक्फा ले रहे हैं और हम वक्फे के बाद आएंगे, फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और क्या सिर्फ खिलाड़ियों पर ही सारे का सारा मलबा डाल देना या सिर्फ उन्हें नाकामी का ज़िम्मेदार ठहरा देना काफ़ी है? क्या इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट इससे बेहतर हो जाएगी? क्या क्रिकेट पाकिस्तान में जो नाकामियाँ हैं इन्हीं खिलाड़ियों को नाकामी का ज़िम्मेदार ठहरा करके हम मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं? इसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन सवेरा पाशा साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सवेरा साहब, क्या ये आप समझती हैं वाकई इन्हीं 15 खिलाड़ियों को सिर्फ नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जाए, इनमें से चंद लोगों को ड्रॉप कर दिया जाए, चंद को कहा जाए कि अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर काम करें, और क्या इसी तरह से बेहतर हो जाएंगी, या फिर कुछ फ़ैसला साजों पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है, जो सारी चीज़ों को जो शो रन कर रहे हैं कि कौन कब कहाँ सेलेक्ट होगा, कौन कब कहाँ जाएगा खेलने के लिए, किसको एनओसी देना है, किसको नहीं देना, कहाँ फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कैंप लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो आपको लगता है कि वाकई सिर्फ़ और सिर्फ खिलाड़ियों को गिरदी घेरा तंग करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो खिलाड़ियों की बनती है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि कितना सपोर्ट स्टाफ चेंज हुआ, कितना कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ। कॉमन फैक्टर सिर्फ रहा तो ये खिलाड़ी रहे। हम पिछले 3 से 4 सालों में हमने कितनी शक्लें बदली कोचिंग स्टाफ के मद में। पिछले साल से लेके अब तक जो है हमने अभी जो इस वक्त करंट कोचिंग स्टाफ है उसमें जो है कोई 23 तब्दीलियां देखी। सिलेक्शन में भी हमने कोचिंग में 19 तब्दीलियां देखी, सिलेक्शन में 23 तब्दीलियां देखी। सो अलग अलग चेहरे आते रहे हैं। बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी पे बिल्कुल एतराज होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का स्क्वाड सिलेक्ट किया। ऐसा स्क्वाड सिलेक्ट किया जिसमें जो है हमारे पास बैटर नहीं था, कोई हमें बॉलर को एज बैटर खिलाना पड़ा। बट पॉइंट ये है कि कितनी उनके पास अपनी वीटो पावर थी, कितनी उनके पास पावर थी, क्योंकि हम वक्तन फवक्तन ये भी बात करते रहे कि एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो टीम के पास है, वो कैप्टन के पास है। तो अगर हम उस पावर की बात करते हैं, और उस पावर जब तक सकलैन मुश्ताक थे उस पावर के लिए मैं भी वाउच कर सकती हूँ कि उनसे पूछा नहीं जाता था और 11 बना के जो डायरेक्ट चेयरमैन को भेज दी जाती थी और साइन करवा दी जाती थी। तो उनके पास राइट्स कितने थे। गैरी कर्स्टन को आई वुड नॉट ब्लेम, बिकॉज गैरी कर्स्टन ने तो अभी अभी ज्वाइन किया टीम को, और अभी अभी ज्वाइन करते ये सारी अभी तो वो समझ रहे थे। तो इतना 11th आवर पे एक कोच ने ज्वाइन किया है, उसको हम ब्लेम करेंगे तो मेरा ख्याल से ज्यादती होगी, क्योंकि जादू की छड़ी तो नहीं थी उनके पास। बिल्कुल सही बात है सवेरा जी। इन तमाम जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बावजूद प्लेयर्स तो छुट्टियां मना रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ईद मना रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, स्ट्रेस हार का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अपना वक्त जो है वो पॉजिटिवली गुजार लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें भी थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर आकर ईद पर फोकस करना चाहिए। अगर खिलाड़ी अपनी छुट्टियां मना रहे हैं तो फिर हमें भी थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आना चाहिए। मीरा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सबके यूके के वीजा लगवा देने चाहिए, जो हम सब पैशनेटली अपनी टीम को फॉलो करते हैं, बिकॉज हम भी उसी स्ट्रेस से गुजरे जिस स्ट्रेस से वो गुजरे हैं। वो भी स्ट्रेस रिलीज करने, हार के भी स्ट्रेस हो जाता है बहुत, तो वो स्ट्रेस रिलीज करने यूके जा रहे हैं। तो मतलब ये वक्त मुझे लग रहा है कि उसी तरह आ गया है। 90s में आई रिमेम्बर जब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी तो ये लोग या तो रात के अंधेरे में कहीं लैंड होते थे कि कोई फैन ना टकरा जाए, या कोई बातें ना सुननी पड़े, या कोई रिफ्ट ना क्रिएट हो जाए। उसी तरह अब ऑलमोस्ट पार्शल ऑफ द टीम जो है वो यूके जा रही है कि सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान ना आना पड़े, थोड़े से जरा जज्बात ठंडे हो जाए लोगों के, फिर हम पाकिस्तान आए। मगर पॉइंट ये है, ऐसे भाग भाग के छुटेंगी नहीं चीजें, ऐसे भाग भाग के जो है अंडर द कार्पेट नहीं होंगी चीजें। एक वक्त तक हम ये सुन रहे थे कि नहीं जी, जब प्लेयर्स पाकिस्तान वापस आएंगे तो 3 दिन मिलेंगे इन प्लेयर्स को अपनी सफाई पेश करने के लिए, एंड विद इन अ वीक आपको जो है चेंजेस दिखेंगे। अभी तो वो प्लेयर्स डायरेक्ट आ ही नहीं रहे हैं। जब वो आएंगे वो अपनी रिजर्वेशंस बताएंगे। बाबर आजम ने भी यही कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब से बैठ के बात करेंगे कि उनको किस प्रॉब्लम्स के इशू थे, उनको क्या क्या इशू फेस करने पड़े। तो अब तो जब वो आएंगे तभी कोई कहानी होगी, तभी कोई डिस्कशन होगी, तभी कोई बात होगी, तभी कोई उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सारी चीजें मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिले हो जाएंगी। वसीम साहब, ठीक है, खिलाड़ियों के ऊपर जैसे अभी सवेरा ने कहा और चंद दिन पहले हमने भी डिस्कस किया था कि ये इतनी चीज़ें तब्दील हुई, लेकिन क्या आप समझते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस भी इस वक्त तकाजा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जूनियर क्रिकेट कौन रन करेगा, कैसे रन करेगा, कौन पूछेगा इनको जाकर कि पाकिस्तान की ए टीम के टूर्स कहाँ पर हैं, पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट टीम कहाँ कहाँ भेज रही है, आप बैकअप के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? और इन खिलाड़ियों की अगर वर्कलोड मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए एक सारे का सारा आपको प्लान करने की ज़रूरत है। बैकअप को आपने कैसे टीम में डालना है, तो ये तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी ज़रूरत आप समझते हैं, या फिर ऐसे ही चलने की ज़रूरत है? ठीक है, हार गए हैं, 2-4 दिन का शोर है, आगे बढ़ जाएंगे।
और जब जीतेंगे तो फिर फैसल हसनैन साहब उस वक्त मेरा ख्याल CEO थे, वो 3 बोनस ले लेंगे, हारेंगे तो खिलाड़ियों के तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू हो जाएंगे। नहीं देखिए, इसमें मतलब सिर्फ एक बंदे ने बोनस नहीं लिया। अगर वो लिस्ट निकलवा लेना किसने बोनस लिए हैं टीम की कारकर्दगी के ऊपर, तो इस टाइम उनको भी जरा सामने ले गया, ये अब टीम ने अच्छा नहीं किया, अब आपकी क्या टेक है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के हैं, चाहे वो डोमेस्टिक के हैं, चाहे वो इंटरनेशनल के हैं, सबको सामने लेके हाँ जी टीम की थी, आपने इतने बोनस लिए, अब बताएं हमें क्या है। देखिए इसमें अभी जो बात सवेरा भी कर रही थी, आप भी, कि ओबियसली चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई, सिलेक्शन कमेटी में भी चेंजेस हुई हैं, उसके बाद हमने देखा है कि कोचिंग स्टाफ में भी चेंजेस हुई हैं। अब ये कह देना जी यही प्लेयर्स खेल रहे हैं, नहीं, हमें इसको भी थोड़ा सा ना और जूम इन करने की ज़रूरत है। ये नहीं हुआ कि वही लड़के खेल रहे हैं, कौन से लड़के वही खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको 5-6 लड़के आपको चेंजेस नजर आई हैं, वो अंदर हुए, कोई बाहर हुए। फिर आप इस वर्ल्ड कप के अंदर भी देख लें, कुछ लड़के ऐसे आए हैं जो कि टीम का हिस्सा नहीं थे पहले, तो ये कह देना जी यही लड़के चलते आ रहे हैं, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, कुछ लड़के जरूर वही चलते आ रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखने की जरूरत है कि क्या आपने 19 कोचेस जो लगाए उनकी वजह से, या 23 सेलेक्टर्स जो लगाए उसकी वजह से टीम की यूनिटी चलेगी, या टीम के अंदर आप ऐसे लड़के लेके आए हैं कि जिनकी वजह से आपकी टीम का माहौल खराब हो गया। वसीम साहब सवाल तो यही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सवाल तो यही है वसीम साहब कि जो लोग फैसले करते हैं सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली करने के, खिलाड़ियों को लाने के, टीम का इत्तेहाद खराब करने के, क्या उनके ऊपर बात नहीं आती? उनके ऊपर भी तो निशान होना चाहिए ना। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को तो सब पकड़ लेंगे जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं। देखिए वो बात वही है, देखें बात वही है ना कि सिलेक्शन कमेटी ने फिर किस सोच के, देखिए हम तो मतलब ये नहीं कह रहे कि ये सिलेक्टर क्यों है, वो सिलेक्टर क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पिनर एक भेजा वो क्यों नहीं खेला, हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों नहीं थे, जो थे आपने क्यों नहीं वो खिलाए, और आपके जो करता धरता थे सिलेक्शन के अंदर भी वो भी टीम के साथ ही थे वहां पे। और अगर आपको याद होगा तो शायद कुछ इस तरह की खबर भी आई थी कि ये ओहदा क्रिएट इसलिए किया गया है कि ताकि आपकी प्लेइंग 11 के अंदर कंट्रोल किया जाए, ये वो टूर के ऊपर हम चीजों को मैनेज कर सके, कंट्रोल किया इसी मकसद के लिए नहीं सर, कंट्रोल किया जाए। तो फिर आपके पास आपकी लॉजिक रह नहीं जाती थी कि हमारी नहीं सुनी गया, तो हाँ, तो वो क्या कहाँ गया फिर आपका कंट्रोल? अगर आप मतलब वो अच्छे को मतलब मकसद के लिए आप गए जी कि प्लेइंग 11 हमारी अच्छी बने, जो लड़के जूनियर हैं उनको भी चांसेस मिले, बात मतलब मेरिट की हो रही थी ना, तो मेरिट तो फिर आप नहीं कर सके है ना। तो ये पूरी चेन आपकी पीछे से चलती एक आ रही है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसी चेंजेस आपने की हैं, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मैं फिर कहूँगा कि अभी आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पहले हमारा स्ट्रक्चर है क्या? अभी ये 2 साल से हमारा स्ट्रक्चर है क्या? कोई ये बैठ के समझाएगा, टीवी पे आके मीडिया में आके समझा दें कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह चीज़ें चलनी थी, फिर हमें वजूहात पता चल जाएंगी भाई ये टीम के टूर्स क्यों नहीं हो रहे थे, हमारे बैकअप प्लान्स क्या हैं, अभी हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है उसके क्या मकासद थे, क्या हमने उस क्रिकेट से हासिल किया है, क्यों हम उसमें फिर चेंज करने जा रहे हैं कि उसकी क्वालिटी इतनी बुरी है, आपने कराई है ना कि अब आपको रेक्टेंगुलर कराने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फर्स्ट क्लास बिल्कुल फारिग तरीन आपने कराई है, बिल्कुल उसमें मेरिट नहीं था, आपने क्वांटिटी पे चले गए हैं, मेरिट को आपने नजरअंदाज किया है। अब आप 5 टीमों के कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, तो वो 5 टीमें से फिर 6 टीमों पे इतराज था, लेकिन अब आप 5 टीमें बना रहे हैं, तो मतलब आप खुद ही अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं जी कि जो पहले वाला सिस्टम था वो इससे बेहतर था। उसमें 6 टीमें तो आ रही थी ना, 5 टीमें जो बन रही हैं, दैट मीन्स कि आपके पास क्वालिटी 5 टीमों की रहेगी है, रेक्टेंगुलर कराने की आपको जरूरत पड़ी है, तो रेक्टेंगुलर कराने की जरूरत पड़ी है। अभी आपने वसीम साहब जो आपने जिक्र किया कि एक ओहदा क्रिएट किया गया सीनियर टीम मैनेजर का, ताकि एक चीज़ को टीमों जो प्लेइंग 11 उसको कंट्रोल किया जाए। सुहेल साहब, आपको लगता है वाकई एक नया ओहदा तख्लीक करना सीनियर टीम मैनेजर के नाम पर, उसमें वहाब साहब को ये जिम्मेदारी दे देना कि वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हों, वो टीम की इंतज़ामिया का भी हिस्सा हों, और अभी वो इन लोगों के साथ खेले भी हों, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको ख़राबी नज़र आई, या जो उनको जिम्मेदारियाँ मिली थी वो उसको निभाने में कामयाब नहीं हो सके? और उसमें मजे की बात है मेरे ख्याल में, अगर अभी कुछ कमेटी बनती है या होता है ना, तो पता चले कि आपके सीनियर मैनेजर इस तरह बैठे हुए सवाल पूछने वालों में से, जवाब देने वालों में से नहीं, और ये हो सकता है। ठीक है जी सुहेल साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में सिलेक्टर का टूर पे जाना तो इट मेक सेंस फॉर मी, जैसे आपने कहा ना, या आप अगर
ये जैसे बात हो रही थी कि जी कंट्रोल या मैनेज किया जा सके, अपनी इनपुट दी जा सके, क्योंकि कोई भी चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी जब टीम बनाती है तो उनका एक माइंड सेट होता है, वो अपने एक आइडिया के हिसाब से कि कौन से 15 कौन से 11 आप बनाते हैं, फिर एक टीम फॉर्मेशन बना के तो देते हैं कैप्टन और कोच को। तो वहां पे जाके जैसे वसीम भाई भी पिछले 2-3 साल रहे सिलेक्टर, इन्होंने भी जिक्र किया कि ये 15 बना के देते थे, बट आगे जो प्लेइंग 11 होती थी वो ऑब्वियसली होली सोली कैप्टन की और कोच की स्वाबदीद होती थी, तो उस पर कई प्लेयर्स को चांसेस नहीं मिले, वो जाते थे और टूर करके वापस आ जाते। तो इन दैट सेंस एक सिलेक्टर का वहां पे होना और सिलेक्टर की इनपुट होनी चाहिए, फाइनल से ऑब्वियसली कोच और कैप्टन की होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी का एक जो इनपुट है वहां पे होनी चाहिए। अब वहीं पे क्वेश्चन उठता है कि अगर वहां पे वहाब एज ए सिलेक्शन कमेटी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे तो क्या उनकी वहां पे सुनी गई? अगर नहीं सुनी गई तो क्यों नहीं सुनी गई? और अगर उनकी सुनी जा रही थी तो फिर इब्रार अहमद को क्यों टीम में शामिल नहीं किया गया किसी भी मैच में? तो ये क्वेश्चंस अब रेज होने चाहिए और इनका जवाब लिया जाना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, और मैं शुरू से बात कर रहा हूं कि हम बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देते हैं किसी एक ओहदे को, तो जब तक आप बैलेंस नहीं लेके आएंगे, एक जो भी जिसकी जो डोमेन होगी वो उसके अंदर रह के काम करे और हर बंदा अकाउंटेबल हो, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इट्स नॉट अबाउट फेसेस कि जी आप, जैसे हमने आगे बात की कि हमने 23 सेलेक्टर चेंज कर दिए, 19 कोचिंग पैनल हमारे उनमें बंदे चेंज हुए, तो इट्स नॉट गोना वर्क। आप लेके आए किसी भी बंदे को लॉन्ग टर्म पे लेके आए ताकि वो अपना एक प्लान बनाए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट कि आप विद इन द डेज लेके आना शुरू कर दें, एक विजन आप लेके आते हैं। लेकिन सुहेल साहब प्लान तो देखें उस वक्त चलेगा जब टीम उसको फॉलो करेगी, कैप्टन उसको फॉलो करेगा। गैरी क्रिस्टन ने भी इजहार किया कि मैंने प्लान दिया, उस पर किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, तो टीम तो सुन ही नहीं रही है ना। अगर वहाब रियाज वहाँ पर मौजूद थे, यूएसए के मैच की बात की जाए तो सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को मतलब भेजने, मतलब हमने जैसा देखा कि मोहम्मद आमिर ने वो किया, तो उससे तो लग ही नहीं रहा है कि ये फैसला जो है ये वहाब रियाज का है या किसी सीनियर सिलेक्शन के किसी शख्स ने ये फैसला किया है। तो इस हिसाब से तो फिर किसी की सुनी ही नहीं जा रही है टीम में। देखिए मीरब, जो ये स्पेसिफिकली आपने जो सुपर ओवर की बात की ना, ये तो ऑब्वियसली कैप्टन और कोच की डोमेन है, इसमें इट हैज नथिंग टू डू विद सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी का रोल सिर्फ प्लेइंग 11 की फॉर्मेशन, जो 11 लड़के खेलते हैं ना, उसकी हद तक इनपुट होती है। बाकी जो गेम प्लान होता है वो ऑब्वियसली कोच और कैप्टन खुद बनाते हैं, तो ये उन्होंने बनाया और उन्होंने ही इसकी जवाबदेही करनी है। जो बात आप करिए ना, अगर कोई सुन नहीं रहा तो यही तो हम सारे इतने दिनों से बैठ के बात कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं सुन रहा तो क्यों नहीं सुन रहा, और उसको सुनना चाहिए। वो कोई भी हो, वो चाहे कैप्टन हो, चाहे कोच हो, सिलेक्शन कमेटी कोई भी है, हर बंदा का आंसरेबल है। वो ये 25 करोड़ लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं और वो सारे ओन करते हैं इस टीम को। ये तो 11-15 लड़के खेल रहे होते हैं, ये सिर्फ वही नहीं होते, उन्हीं की टीम नहीं होती, ये पूरे पाकिस्तान की टीम होती है और हर बंदे के इसके साथ इमोशन अटैच होते हैं। तो जो एक प्लेयर है वो भी अकाउंटेबल है, जो एक कैप्टन है वो भी अकाउंटेबल है, कोच भी है, और इसी तरह सो ऑन एंड ऑन। जो जिस ओहदे पे बैठा है हम सारे अकाउंटेबल होते हैं। जो हम एक्शन लेते हैं वो अच्छा हो तो हम वी डिजर्व प्रेज, और अगर वो अच्छा नहीं आता वो फैसला तो वी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो प्रॉब्लम ही यही आ रही है ना कि हम किसी एक तरफ इतना पावर का वो कॉरिडोर इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो बाकी जो ओहदे हैं उनकी सुनी नहीं जाती। जो तो जब तक बाकी ओहदों की सुनी नहीं जाती है, और यही एक अहम चीज़ है कि ताकत का तवाज़ुन रखने का, हुदूद का तयन रखने की ज़रूरत है, हुदूद का तयन करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आपको किसी एक को ताकत का मरकज़ बनाने के बजाय आपको ताकत तकसीम करना होगी और लोगों के ओहदों का, उनके ओहदों के मुताबिक उनकी हुदूद का तयन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और अपने माहिरीन से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, और क्या सिर्फ खिलाड़ियों पर ही हर वक्त इल्ज़ाम दोहराना और उनको इसका ज़िम्मेदार ठहराना कि यही सब के सब नाकामी के सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। बैक एंड पर जो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के इंतज़ामी मामलात चला रहे होते हैं, उनको
कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, वो सब चीज़ें चूँकि स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते रहे हैं, या फिर उसके बाद किसी भी जगह पर वो इंतज़ामी ओहदों पर आए हैं। तो हमें अब आगे कैसे बढ़ना है वसीम साहब, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मतलब अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हो गया है ना, ख़त्म हो गया, पाकिस्तान की मुहिम वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, दिल बर्दाश्ता भी हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा आपके ख़्याल में? ये जो आपने कहा कि जो सीनियर इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अहम रिपोर्ट होती है किसी भी टूर के ऊपर, वो तो टीम मैनेजर की होती है, या कोच को ले लें आप उसको। तो इस सारे सिनेरियो में आपके ख़्याल में सीनियर टीम मैनेजर अपनी रिपोर्ट ज़रूर तैयार करें, लेकिन उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? टीम मैनेजर भी टीम के साथ है, शायद उनको भी करनी चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने कदम आगे बढ़ाना है। अगर आपने गाड़ी आगे लेके जानी है तो उसको ज़ाहिर है आपने पहले दूसरे गियर में डालना होता है। हम करते हैं कि हम रिवर्स गियर में गाड़ी को डाल के, हमारी ये सोच होती है जब गाड़ी हमारी आगे चलेगी, हालांकि वो पीछे जा रही होती है, एक तो हमें रिवर्स गियर में से निकलना होगा, मैं आगे। अभी देखें, सवेरा एक बात कर रही थी कि गैरी अभी आए, उनको तो समझने में ही टाइम वर्ल्ड कप गुजर गया उनका। अब मेरा सवाल ये है कि जो गैरी को लेके आया, नो डाउट गैरी इज अ वेरी गुड कोच। क्या आपको पता नहीं था कि आप जिस मर्जी को लेके आ जाए, सिर्फ वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले वो आएगा तो वो समझेगा ही ना आके। हम कैप्टन कहते हैं जी कैप्टन वर्ल्ड कप में सीख के आएगा, हम प्लेयर कहते हैं जी वर्ल्ड कप में जाके सीखेंगे, हमारे कोच जो हैं वो वर्ल्ड कप में जाके समझेंगे। वर्ल्ड कप या इवेंट्स इस तरह के होते हैं, ये परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जीतने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं होते। जो कोच का कसूर नहीं है। इससे पहले एक साहब थे, वो ऑनलाइन कोचिंग ले आए क्योंकि अपना फेवरेट उन्होंने लाना था, पता नहीं क्या सेटिंग है उनके साथ उनकी, कि उनको वापस लेके आना था। ऑनलाइन कोचिंग हम उनसे करवा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आपको डिजास्टर ही मिलने थे ना, वो भी उस चीज पता था, और डिजास्टर आए आपके सामने कि मतलब किस सोच के तहत आप लेके आते हैं यार कि हफ्ता पहले कोच आ जाएगा, वो सब आके ठीक कर देगा, वो कभी भी ठीक नहीं कर सकता। ये लाने वालों का हिसाब होना चाहिए। वो आप ऐसे काम करते हैं कि जिसके रिजल्ट का पता है आपको। इनका मकसद ये है कि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप अपना बेस्ट टीम को दे रहे हैं और टीम नहीं खेल पा रही है, सब जस्टिफिकेशंस हैं। टाइमिंग, हाँ, देखिए ये उसी मतलब आएगा तो वही ना जी, गैरी से अच्छा कोच तो हम नहीं ला सकते थे भाई। गैरी को लाना था, आप साल पहले लेके आते, 6 महीने पहले लेके आते। टीम जब बन रही थी, टीम की जो प्रिपरेशन हो रही थी, 2-3 सीरीज वो साथ होता, फिर भी अपना काम वो कर पाता। लेकिन ऐसे ले आना जी कि बस वो आएगा वर्ल्ड कप में, आप तो यही कहेंगे ना जी हमने तो बेस्ट टीम भेज दी थी, बेस्ट कोच दे दिया था, रिजल्ट नहीं आए हैं। नहीं, आपने कब दिया कोच, कितना टाइम था उसके पास, तो हर चीज को क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो आप खुद यू आस्किंग फॉर डिजास्टर्स, ये नहीं है कि अचानक से हो जाते हैं। पहले कौन लेकर आता, मसला देखिए वसीम यही है ना कि एक साल पहले कौन लेकर आता गैरी को। एक साल पहले तो कुछ चेयरमैन नहीं थे, एक साल पहले तो एक अलग माइंडसेट था, एक साल पहले तो एक और डिफरेंट चेहरा था। गैरी कर्स्टन से जिस वक्त बात हुई, उस वक्त गैरी कर्स्टन जो है वो आईपीएल की टीम को कोच कर रहे थे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इनस्टेबिलिटी है वो दुनिया भर को पता है। ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है। जो शख्स यहाँ आ रहा है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के या तोड़ के नहीं आएगा। हम मिकी आथर की बात करते हैं, यस किसने रखा मिकी आथर को ऑनलाइन कोचिंग पे, वो भी एक बहुत गलत स्टेप था। बट मैं अगर मिकी आथर की तरफ से देखती हूँ तो वो क्यों छोड़ते अपनी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जबकि उनको पता था कि इनस्टेबिलिटी है सिस्टम में। ये चेयरमैन कब तक रहेंगे नहीं पता, ये चेयरमैन जाएंगे तो मुझे निकाल दिया जाएगा। और यही हुआ कि उनका जो कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट था उससे पहले उनको निकाल दिया गया। तो दुनिया में हमारी इमेज इस वक्त बहुत बुरी है। वी नीड टू रियलाइज दैट। ये एक ऐसा, ये कहते हैं ना कि बात है रुसवाई की, बट बात तो सच्ची है। तो ये बात ऐसी है कि कोचेज हमारे पास आना नहीं चाहते बिकॉज हमारे पास इस तरह की इनस्टेबिलिटी है। मल्टीनेशनल्स जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है इसी वजह से, बिकॉज सिस्टम में इंस्टेबिलिटी ऑल टुगेदर। बिल्कुल सही। सुहेल साहब, ये जिस तरह अभी एक जिक्र किया सवेरा साहबा ने और उसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो है। वसीम साहब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया कि ये जो वर्ल्ड कप होते हैं ये जीतने के लिए होते हैं, ये सीखने के लिए नहीं होते हैं। हम बदकिस्मती कहें या इसे क्या कहें कि हम वर्ल्ड कप भी सीखने के लिए खेल रहे हैं। और अगर ये सीखने की बात की जाए तो गैरी ने तो फिर बहुत जल्दी सीखा है। उसने तो चंद मैचेस के बाद ही कह दिया कि पिच ठीक है, फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं, ये टीम में यूनिटी नहीं है। जो उसके हवाले से रिपोर्ट सामने, वो बहुत जल्द सीख गया गैरी।
मैं पहले वो सवेरा बात कर रही थी मिकी आर्थर की, तो मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगा। ठीक है, हमारे जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, जो बोर्ड की रेपुटेशन है, उसमें ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आए, बट प्रोफेशनलिज्म ये भी डिमांड करता है कि फिर आप एक्सेप्ट ही ना करें। हाँ। या तो आप आए तो फुली आप आए, नहीं आना चाहते ना, आपको लगता है कि वहाँ चीज़ है, तो आपको नहीं आना चाहिए। तो वो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा फैसला था। दोनों एंड से मैं देखूंगा, वो चाहे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आर्थर की तरफ से भी, कि उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये इट गोज अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म। बाकी हाफिज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इशू था वो, जैसे वसीम भाई ने भी कहा कि नो डाउट गैरी इज ब्रिलियंट कोच, उनके इज बीन वर्किंग अराउंड फ्रॉम ईयर्स, लीग्स में भी, इंटरनेशनली भी एक्सपोजर है, बट टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग बहुत ही गलत थी उनको लेके आने की। शायद या तो लेके आते तो 6 महीने 8 महीने, बट वही डिबेट चली जाती है फिर कि कुर्सी भी 4 दफा तो कुर्सी चेंज हुई, वहां पे जो चेयरमैन बैठे, हर चेयरमैन आता है तो उसका अपना ऑब्वियसली एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। किसी को ओवरसीज कोचेस होते हैं, कोई लोकल अपने जो स्टार्स हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर कोचेज हैं, उनके साथ जाना चाहता है। जब नया को फिर चेयरमैन आते हैं तो उनकी अपनी एक सोच होती है। तो ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई थी पिछले साल एक में। अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, तो जहां हम प्लेयर्स को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे या बोर्ड को भी, वहीं पे ये भी एक फैक्टर रहा है कि कंटिन्यूटी सिस्टम में ही नहीं थी। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जो हेड ऑफ द बोर्ड था, वो इतनी दफा चेंज हुआ, वो चेंज होता है तो वो हम, ये भी प्रॉब्लम है कि जब हम आते हैं तो हम हर चीज ही चेंज करना शुरू कर देते हैं। इस पर मैंने पहले भी बात की है कि ठीक है, अगर कोई भी XYZ चेयरमैन आता है और वो उसका ओवर करता है, तो लाजमी नहीं कि जो पिछला चेयरमैन था वो सारी चीजें ही गलत करके गया है, हम आके सारी चीजों को चेंज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके इसकी भी एक रीजन आप दे सकते हैं एज ए, अगर मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ बोर्ड हूँगा तो मैं कहूँगा यार कि हर दफा नया चेयरमैन आता, नया चेयरमैन अपनी अप्रोच के माइंडसेट के साथ आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो बॉस होता है, बॉस ने ही डिसीजन करने होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पिछला एक साल हमारी क्रिकेट के लिए इतना बुरा गुजरा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वो परफॉर्मेंस पे भी इसीलिए इफेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मार्जिन देना चाहिए। अच्छा सुहेल साहब, सर वसीम साहब आप बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से नाकाम हुई है T20 वर्ल्ड कप में, अब लोगों के जज्बात बहुत मतलब गुस्से में हैं, गम और गुस्से में हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करने वालों को, जो पाकिस्तान में है, जो दुनिया भर में है? क्योंकि खिलाड़ियों की अपनी एक ज़िंदगी भी है, वो बुरा खेलें ठीक है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, उनको मुख्तलिफ़ तरीके से लोग उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। तो जनरली आप पैगाम उन लोगों को जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी तरफ क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का रवैया उनको रखना चाहिए अपने क्रिकेटर्स की तरफ? देखिए ऑब्वियसली एक तो ये कि आपके जो है ना कि आपको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, आपके यही स्टार्स हैं, ठीक है ना। कल यही परफॉर्मेंस देंगे, आप इनके पीछे ही फिर रहे होंगे सेल्फियां लेने के लिए भी, इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए भी। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखिए हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर या जब आप पब्लिक में जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बीइंग अ पब्लिक फिगर आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, प्लेयर्स की भी, कि टाइमिंग देख के आप बाहर निकलें। एक ये हमने एक लेसन ये सीखा था कि कब बाहर आपने जाना है, कब आपने बाहर नहीं जाना है पब्लिक प्लेस के ऊपर। थोड़ा सा प्लेयर्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, अपना फ्रीडम होता है, आप चाहते हो जी कि हम बाहर जाएँ, इधर उधर जाएँ, लेकिन कुछ टाइमिंग, कुछ दिन का गैप अगर उसमें डाल लेंगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आवाम से यही है कि यार ठीक है, अब यही हमारे प्लेयर्स हैं, इनसे परफॉर्म नहीं हुआ है, आप इनके खेलने के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फैमिलीज पे जाके या बॉडी शेमिंग की तरफ हम जैसे गए हैं, इन चीज़ों के ऊपर तो हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ना ये चीज़ हमारा कल्चर सिखाता है, ना हमारा ये मज़हब हमें सिखाता है, तो वो हमें बर्दाश्त सिखाता है। तो थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, दुआ करें। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि दुआ करें कि कोई ढंग के बंदे आए और हमारी क्रिकेट बेहतर सिमत में जाएँ। बंदे जो चेंज होते रहते हैं, इससे ऑब्वियसली कंटिन्यूटी नहीं आती है। लेकिन आई थिंक जिस दिन कोई हमारे सिस्टम के अंदर से खड़ा हो गया ना, PCB के अंदर से, तो कोई चेयरमैन आ गया और उसके आगे CEO आपका खड़ा हो गया, नहीं जी चेयरमैन साहब ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो या कोई डायरेक्टर खड़ा होकर कि जी नहीं ये पॉलिसी क्रिकेट को डैमेज करेगी, मैं खड़ा होता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता। ये कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा, नीचे वाले वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, यस सर वो करते रहते हैं, जो चेयरमैन आता है आप उनके साथ वो हो जाते हैं, सेटिंग आपकी हो जाती है। तो ये जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, लोग खड़े नहीं होंगे अच्छाई के साथ कि भाई ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते हैं।
ये नहीं कि चेयरमैन आया तो उसने कहा जी ये सब करना है, आपने कहा ठीक है सर जैसे आप कहते हैं, वो जी हजूर करके आपने क्रिकेट को तबाह किया हुआ है, तो जी हजूर वाले जो लोग हैं ना इनको भी जरा सामने लेके आए। यस सर करने वाले जो लोग हैं। यस सर। सुहेल साहब आप भी इस पर एक, चूँकि ये आगाही मुहिम है बुनियादी तौर पर कि आपको अपने प्लेयर्स के साथ कैसा बर्ताव करना है हार के बाद भी, जैसे वसीम साहब ने कहा कि जीतेंगे कल को आप इन्हीं के ऑटोग्राफ की तरफ जाएंगे, इन्हीं की तस्वीर की तरफ जाएंगे, तो अब ये वाला टाइम है जो लोगों को किस तरह के रद्द-ए-अमल देना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। आपने अक्सर देखा है इमरान के अच्छा कमेंट्स भी या इस तरह के जो इंसिडेंट भी होते हैं ना, वो लोग जाते पहले सेल्फी लेने ही है, सेल्फी अभी भी उनको चाहिए, ऑटोग्राफ अभी भी उनको चाहिए, और फिर जाके वो कुछ इस तरह के कमेंट्स पास कर देते हैं कि जो कि गैर मुनासिब होते हैं वो प्लेयर के लिए। देखिए आप जाहिर है क्रिकेट पे क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन वर्ड्स का जो है चुनाव वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप किसी की भी जो है वो इंसल्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आपको ये राइट नहीं देती है कि आप जाके किसी भी इंडिविजुअल की, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से है, चाहे आपको कितनी भी मोहब्बत हो उस प्रोफेशन से, बट दैट डजंट गिव यू लिवरेज, या आपको इतनी आज़ादी नहीं मिल जाती कि आप जाके किसी के पर्सनल चीज़ों को अटैक करें। परफॉर्मेंस बेस्ड बात ज़रूर करें, हम भी कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली तो नहीं खेली है, बट इट डजंट अलाउ अस के हम उनकी फैमिलीज पे चले जाएं, हम बैकग्राउंड पे बात करना शुरू कर दें कि वो जी वो तो ऐसा था, वो वहां से आया है। नो, इट डजंट मेरे पास इस तरह की कोई आज़ादी नहीं है। वो हम आज़ादी इज़हार राय का बड़ा वो करते हैं, बट जहाँ पे आपके पास आज़ादी इज़हार राय है वहीं पे अगले बंदे के भी राइट्स का उसकी भी आज़ादी है। अगर मुझे अपने राइट कहना कि मैं कुछ बोल सकता हूँ है कि मैं उसकी किसी किस्म की भी इंसल्ट ना करूं, कोई भी ऐसा वर्ड यूज ना करूं जिससे उसकी इंसल्ट का कोई आंसर वाक़या हो। तो लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली फैंस को यही कहूंगा कि मुश्किल टाइम पे ही अपनों का साथ दिया जाता है। कोई नहीं, इट्स ओके। बहुत बुरा खेला पाकिस्तान टीम ने, हमें सबको बहुत दुख है, बाहर हो गए हम वर्ल्ड कप से पहली दफा, बट इट्स ओके, होता है। आप साथ दें, कोशिश करें कि प्लेयर्स का साथ दें। कोशिश बिल्कुल सही है। सवेरा जी, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बिकॉज अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो शायद आपके साथ भी एक लड़की पिक्चर उतरवा रही थी और उन्होंने भी कुछ इस तरह के कमेंट्स दिए। अभी हारिस रऊफ के साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया। तो ये जो फैंस का इंटरेक्शन है, फैंस के लिए क्या तदाबीर होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल फैंस बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं इस गेम से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पर्सनल हो जाएं। ये इंडिविजुअल्स हैं, ये हमारे एम्बेसडर हैं, कुछ भी हो ये पाकिस्तान की किट पहनते हैं और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक शख्स ने भी अगर पाकिस्तान को दुनिया में जाके रिप्रेजेंट किया, उसका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, और आपके अल्फाज उसके लिए जो है वो पर्सनल नहीं होने चाहिए। आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करें, आप उनकी क्रिकेट पे बात करें, आप उनके गेम पे बात करें, मगर आप उनकी पर्सनालिटी, पर्सनल चीजों पे बात ना करें, आप उनकी फैमिली को हिट आउट ना करें। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और फैंस को बड़ा इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर एक फैन है जो कि शायद बैंक में जॉब करता होगा और उसने अगर बैंक का टारगेट नहीं मीट किया, तो क्या वो बाहर निकलेगा तो पूरी दुनिया भर जो है उसको बातें सुनाएगी? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये प्लेयर्स लाइमलाइट में हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंसेस खुली दिखती हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन दिखती हैं, ये पब्लिक फिगर्स हैं, इसलिए ये इतनी स्क्रूटनी के अंडर आते हैं। बट स्क्रूटनी के अंदर आने का मतलब नहीं है कि ये किसी की जायदाद है या हम इनको ओन करते हैं। हम इनको उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं, बट हम इनके मालिक नहीं हैं। ये हमें बात बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम इनको इनके पर्सनल डोमेन में घुसकर कभी भी आप पुश नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। ऐसा नहीं होगा कि कभी प्लेयर्स रिटेलिएट नहीं करेंगे। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, मगर आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको भी बहुत कुछ कहा जाए, मगर आपकी फैमिली को जब कुछ कहा जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन आदमी जो है वो खामोशी से सुनेगा और वो रिटेलिएट नहीं करेगा। वो भी
इंसान है वो रिटेलिएट करेगा। तो अवाम से भी ये गुजारिश है कि अपने जज्बात को काबू रखें। हम सबका दिल दुखा हुआ है, हम सब डिसअपॉइंटेड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वी स्टार्ट बैशिंग आवर प्लेयर्स और हम जो है उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स करना शुरू करते हैं। ये हमें समझदारी का काम करना पड़ेगा, ये हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। जितने भी लोग भर में हमें देख रहे हैं और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये उनके लिए एक पैगाम ज़रूर है कि अगर आप कोई भी अमल करते हैं किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ या कुछ भी बोलते हैं, वो पलक झपकने में दुनिया के सामने फैल जाता है। और आपका ये अमल किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से आप अगर नामुनासिब अंदाज में, जैसे सुहेल साहब ने अभी कहा, वसीम साहब ने कहा, सवेरा साहबा ने कहा कि वो पलक झपकने में पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, तो आप लोगों को खुद बताते हैं कि आप अपने स्टार्स की कैसे कदर करते हैं। हार पाकिस्तान टीम की हुई है, इसका आप इस हवाले से ज़रूर भले सख्त से सख्त अल्फाज में उसका इजहार करें, लेकिन बहरहाल अपने क्रिकेटर्स की जो आपके एम्बेसडर हैं उनकी आप इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर कुछ मैचेस भी चल रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, उन पर भी बात करेंगे। एक मतलब फिर आपको कहते हैं ज़ोर का जोड़ में खुश आमदीद। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले चल रहे हैं मीरा? बिल्कुल चल रहे हैं और बेहतरीन चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? किस किस का मैच हुआ है? वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का मैच देखा और क्या कमाल का मैच था। मतलब आप देखिए, जितने बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान अपने मैचेस विन कर रहा था, उतने ही बड़े मार्जिन से मैच हार भी गए। तो वसीम साहब कैसे देखते हैं ये जो मैच अभी जिसका जिक्र हो रहा है, अफगानिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़, क्योंकि ये दोनों टीमें कंडीशंस के एतबार से बहुत मजबूत मानी जा रही हैं और इस मैच को चूँकि ये दोनों का आपस में मैच था, तो कैसे देखते हैं इस खेल को? देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखते हैं तो वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली अपनी बैटिंग का वो निसार है उनका सारा। बॉलिंग उनकी उस तरह नहीं है कि जिस तरह उनकी बैटिंग में हमें एक नज़र आती है क्वालिटी या पावर नज़र आती है। अफगानिस्तान मोस्टली वो बॉलिंग के ऊपर रिलाई करते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको हिट किया वेस्ट इंडीज़ ने। और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी है सर, देखिए उनको वहाँ पे उनकी जो है कंडीशंस होता है उनको सूट करती है, लेकिन जिस दिन उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और नीचे वाले सारे उनमें से 2-3 ने भी परफॉर्म किया ना, तो वो इतने ही रन्स बनाएंगे क्योंकि उनका खेलने का स्टाइल ही ऐसा है। तो अफगानिस्तान के लिए थोड़ी सी मैं कहूँगा कि एक सॉर्ट ऑफ वेकअप कॉल, शायद मुझे लगा इस मैच में कि वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है स्पिन से हट के वो ज़रा पेस की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि हम पेस पे ज़रा टीमों को तो जिताएंगे, तो उनको स्पिनर्स ही। लेकिन कल दिन था वेस्ट इंडीज़ का, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, एक परफॉर्मेंस से हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान की टीम नीचे आ गई है या आगे चल के उनको प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली उनको कंडीशंस आगे भी सूट करेंगी, तो एक अच्छा डिस्प्ले हमें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नजर आया। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या उनकी बैटिंग लाइनअप कंसिस्टेंटली ऐसे डिलीवर कर सकती है। जिस तरह हमने देखा कि छोटी टीमों के अगेंस्ट भी जब ऊपर से विकेट की गिरी तो दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, तो अच्छे साइन उधर वेस्ट इंडीज के लिए और मे भी एक छोटी सी वेकअप कॉल अच्छी है अफगानिस्तान के लिए भी कि सुपर 8 से पहले एक उनको एक वेकअप कॉल मिल गई है। बिल्कुल सही है। सुहेल साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, जिस तरह हमने देखा कि कल स्कोर फाइनली एक अच्छा स्कोर बना, 218 का स्कोर बना और इससे पहले कोई ऐसा खास स्कोर बन नहीं सका, पिचेस भी साथ ना दे पाएँ। लेकिन जिस तरह वसीम साहब बात करें वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की, तो क्या इसका क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है या पिचेस में भी तब्दीली है जिसकी वजह से एक अच्छा स्कोर हमें देखने को एग्जैक्टली मिला? ये सेंट लूसिया का जो स्पेसिफिक वेन्यू है ना, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। यहाँ पे हमेशा जो है वो बैट्समैन जो है वो ज्यादा रन स्कोर करते हैं क्योंकि फ्लैट पिच है, बॉल अच्छा आता है बैट के ऊपर। अर्ली हम थोड़ा सा स्विंग ज्यादा को स्पिन आपको देखने को नहीं मिला होगा, कल के मैच में आपने देखा होगा। नॉर्मली जो है यहाँ पे और एक साइड पे विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे रन हमेशा से ज्यादा बनते हैं। और जब भी वेस्ट इंडीज इस तरह की कंडीशन में खेलेगी और जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है या जितनी उनके पास पावर है बैटिंग में, तो मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस ही होंगे एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान को। अगर मैं देखूँ तो कल वाला पिच उनको सूट नहीं करता था, उनको सूट करता है ऐसा पिच जहाँ पे बॉल थोड़ा नीचे रह रहा हो, स्पिन कर रहा हो, और वो कल नहीं हुआ वहाँ पे। इसलिए मुझे लगा कि डोमिनेंट हमें नजर आई वेस्ट इंडीज की। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कल पहले शुरू में थोड़ा सा मुझे लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम लकी भी रही, काफी सारे एजेस हुए। एक तो फील्ड प्लेसिंग मुझे समझ नहीं आई, बॉल स्विंग हो रहा था अच्छा खासा और थर्ड मैन के पॉइंट पीछे लिया हुआ था और हमने काफी एजेस जॉनसन चार्ल्स के, ब्रेंडन किंग
देखे थर्ड मैन के ऊपर से, क्योंकि अगर थर्ड मैन पीछे होता तो शायद विकेट का भी चांस हो सकता था, बट रन थे। तो अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल स्विंग तो हो रहा था, बट उसका उस तरीके से मैं कहूँगा कि बैड फील्ड प्लेसिंग की वजह से उसका एडवांटेज हासिल नहीं कर सके। और उसके बाद जब बैट्समैन सेटल हो जाते हैं, तो सेंट लूसिया का पिच ऐसा है कि वहाँ पे आप रन्स रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी वो भी स्पॉट ऑन थी, लेकिन मैं अफगानिस्तान की बैटिंग की अगर बात करूं तो उनके पास सिर्फ जो मेन उनका स्ट्रॉन्ग लिंक है वो उनके ओपनर गुरबाज हैं। जिस दिन भी गुरबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, अफगानिस्तान रन्स करने में तरीके से कामयाब नहीं होता है। ये शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ उनके लिए एक वरिंग साइन है कि उनका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 2-3 तो ऑलराउंडर अजमतुल्लाह, गुलबदीन मेनली उनके, बल्कि नबी की भी बात करें तो वो भी ऑलराउंडर हैं। मिडल ऑर्डर को इतना उनका स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता है। वो मेनली रिलाय ऊपर कर रहे होते हैं कि जिस दिन वो रन्स करेंगे, और कल वो पहले ओवर में ही आउट हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि वो बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो मैच हार गए हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अफगानिस्तान के लिए, जैसे वसीम भाई ने कहा, कि एक वेकअप कॉल है कि जहां पे इस तरह की कंडीशन आएंगी तो उनको नीड टू फिगर इट आउट कि वहां पे आप बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में कैसे मैच में जाएंगे। एंड देन ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज के लिए एक पॉजिटिव कि वो चारों मैच जीत के टॉप करके पूल में से जा रहे हैं। और खासकर जिस तरह पूरन का उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। पूरन एक ऐसे बैट्समैन है कि जिस दिन वो फॉर्म में होते हैं, जिस दिन वो चलते हैं, तो वो सिंगल हैंडेड मैच आपने देखा जिस तरह की इनिंग। ठीक है सवेरा, आप किस तरह से देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की इस टीम को? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखते हैं तो वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि होम उनका कंडीशंस हैं उनकी अपनी हैं, वो मेज़बान मुल्क हैं, 4 मैचेस जैसा कि अभी सुहेल जिक्र कर रहे थे और पूरन का आखिर में उन्होंने जिक्र किया कि उनका फॉर्म में आना बड़ा उनके लिए खुश आइंद है। तो ये बिल्कुल बदली सी टीम नज़र आई है वेस्ट इंडीज़ की आपको इन पूल मैचेस में? हाफिज देखें, जो टीम अपनी गलतियों से सीख लेती है और सीख के आगे बढ़ती है वो वेस्ट इंडीज जैसी टीम फिर दिखने लगती है। आपको अगर याद होगा इनका सबसे पहला मैच पीएनजी के खिलाफ हुआ था। एक एसोसिएट टीम ने ऐसा चैलेंज दिया था वेस्ट इंडीज को कि ऐसा लग रहा था कि आगे वेस्ट इंडीज शायद किसी के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। पीएनजी उनको बिल्कुल डाउन दी वायर तक लेकर गया था, मगर उस मैच के बाद से वेस्ट इंडीज ने अपने आप को रीफिगर आउट करके ये अंडरस्टैंड किया कि किस तरह, ऑब्वियसली उनकी कंडीशंस हैं, वो अपनी होम कंडीशंस का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, बट उन्होंने रीफिगर किया और अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज किया। और उसके बाद के अगले जो 3 मैचेस खेले वो बड़ा, अभी ये आखिरी मैच एक स्टेटमेंट सेट किया वेस्ट इंडीज ने दैट वी आर हियर टू विन बिग, क्योंकि हमारे घर में मुकाबला हो रहा है, बहुत टाइम बाद हुआ है और बहुत टाइम बाद आगे जाके होगा, तो हमें इसका पूरा एडवांटेज उठाना पड़ेगा। और उसी तरह वेस्ट इंडीज ने जो है इस लीग स्टेज को एंड अप किया है और सुपर 8 की सारी टीम्स को इस बात का चैलेंज पुट अप किया है कि अब से just beware of what West Indies can do and how West Indies can play। रही बात निकोलस पूरन की, आईपीएल में इतना अच्छा करते हुए आ रहे थे निकोलस पूरन फुल फॉर्म में लग रहे थे, मगर जो शुरू के मैचेस थे उसमें वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह पूरन जनरली आईपीएल में खेलते हुए आ रहे थे। ये जो मैच था अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसमें निकोलस पूरन ने वाकई जिस वक्त वो चलते हैं उस वक्त वो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं कि उसके बाद ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती उस टीम का। एंड एग्जैक्टली उसी तरह हुआ। पूरन ने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तेजी से परफॉर्म किया, उसने वेस्ट इंडीज को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि अब तक वर्ल्ड कप में इतना स्कोर नहीं दिखा जितना वेस्ट इंडीज ने बनाया। एंड अफगानिस्तान हैड नो आंसर्स टू दैट। अच्छा सुहेल साहब, आप तो बहुत खुश होंगे कि आपके शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ने 24 डॉट बॉल कर दिए हैं 4 ओवर्स में, और वसीम साहब के शोबे को उसने बिल्कुल हाथ बांध दिए हैं, उसके हाथ पांव बांध के खड़ा कर दिया। नहीं, अमेजिंग जी, इस तरह की मतलब स्टैट्स आपको बहुत रेयर है। वो अब इस तरह का बहुत मुश्किल से आपको स्टैट देखने को मिलते हैं। आई रिमेंबर मोहम्मद इरफान ने किए थे सीपीएल में, नॉट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने 8 बॉलें डॉट की थी और लास्ट बॉल पे एक थर्ड मैन पे एज होके रन हो गया था उनका। बट हैट्स ऑफ टू फर्गसन जी, जिस तरीके से 4 ओवर 4 मेडन करना T20 क्रिकेट में, रिगार्डलेस की
पोजीशन कैसी है, मतलब सम टाइम तो उनके माउथ तो ऐसे लग के कहीं ना कहीं बॉल चला जाता है। 4 के 4 ओवर मेंटेन करना अनबिलीवेबल, सो हैट्स ऑफ टू हिम। और टूट तो सकता नहीं, अब बराबर ही हो सकता है, बराबर हो सकता है। वेल डन टू हिम। बिल्कुल सही है। वसीम साहब आप किस तरह देखते हैं, बिकॉज एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्पेल हमने कल देखा। और वसीम साहब आप हमारे साथ ही? जी वसीम साहब तक भी मेरा ख्याल आवाज नहीं जा रही कुछ। जी आज छोड़ के सुहेल भी ऐड कर रहे हैं। हाँ सुहेल साहब बोले। लक नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं वैसे हल्की सी लगाई थी बस। लगाए ना, वो रह गई है, उसी के मुंतज़िर है आप लगाए, वो रह गई है। ये मैंने कहा ना वसीम भाई इसको बेहतर कर सकते हैं अगर करना चाहें, बाकी तो मैं और किसी बॉलर को मैं नहीं देख रहा कि वो कर सकते हो। मतलब जोक्स असाइड अनबिलीवेबल। वसीम साहब हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर की तरफ से भी इसी किस्म का कोई स्पेल नज़र आएगा, इतना आसान मैच यूएसए का, लेकिन वो तो सूरत हाल ही पलट गई, काया ही पलट गई। तो क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब कल की हमने परफॉर्मेंस देखी है लॉकी फर्गसन की, एक ज़बरदस्त स्पेल था उनका, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? नहीं, इस तरह का स्पेल आप एक्सपेक्ट तो खैर किसी से भी नहीं कर सकते। आप में भी ऐसा नहीं देखते कि ऐसा स्पेल हो जाएगा। तो कल वो जो हुआ है, मतलब जैसे सुहेल ने कहा है ना, मतलब कि अनबिलीवेबल कि एज लग के ना इधर उधर सिंगलें हो जाती हैं, कोई थर्ड मैन पे चौका चला जाता है, कोई ना कोई बॉल मिडल हो ही जाता है, लेकिन तो एज लग रही थी वो भी थाई पे लग के उधर ही गिरे थे बॉल उनके। तो वन ऑफ दोज डेज के जहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी ऐसा नहीं। आई रिमेम्बर कि हम अंडर 19 का एक हमारा टूर था, वो इसी तरह का एक, मतलब वो स्टैट तो नहीं है, न्यूजीलैंड का हमारा टूर था। तो हमारे कोच थे खालिद अबादुल्ला थे, सलीम इलाही और इनके साथ एक कराची के एक और ओपनर होते थे काशिफ नाम के। तो दिन खत्म होने ना 13 ओवर थे या 15 ओवर कितना रहते थे, उन्होंने कहा ये ओवर देख के आने, आपने ना सी ऑफ करने, आज हमने कोई रिस्क नहीं लेना, दिन गुजार के आना है। तो वो 13 के 13 ओवर आई थिंक मेडन हुए थे उस दिन, वो ना मतलब के लेग बाई का रन नहीं बना। तो मुझे वो याद आता है कि यार 13 ओवर बगैर रन के हमने शायद वो खेल दिए थे। तो आई थिंक ये अब जो है वो टूट तो नहीं सकता, रिकॉर्ड टूटेगा ऐसे ही कि कोई 4 विकेट लेके या 5 विकेट लेके यही काम करे तो फिर वो बेहतर हो जाएगा रिकॉर्ड उसका विकेटों के कॉलम में। हाँ, तो बाकी ये कि हमारी, देखिए आपने आमिर की बात की है या किसी की बात करते हैं ना, हमारी सिर्फ एक उम्मीद होती है कि हम मैच जीतें, हम अगले राउंड में जाएं, हम अच्छी क्रिकेट खेलें। हम कभी भी नहीं जाएंगे ये परफॉर्म करे तो हम उससे जीते, क्योंकि जब आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है ना कि यार ये जिता सकता है मैच, या ये दैट मीन्स कि हम टीम को नहीं देख रहे, हम अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स को देख रहे हैं कि शायद ये हमें कोई मैच जिता दे। तो वो हमारे पास वैसे माशाल्लाह से भी कोई इस तरह का है नहीं कि आप उंगली लगा के जी ये अकेला ही हमें मैच जिता देगा, अनलेस कि हाफिज साहब ने कोई नजर रखी भी हो किसी पे। अच्छा, वैसे आपने मेरी तरफ बॉल फेंकी है, मुझे फौरी तौर पर याद आया वसीम साहब, ये कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो जो खिलाड़ियों की ईद की तस्वीर जारी की हैं, नसीम शाह उनमें भी नजर नहीं आया, ये क्या माजरा है? खबर तो आपके पास है, आप देते नहीं आपके ठीक है, अब ईद का मौका है तो आप वो करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आगे चल के अब हमें ये सोशल मीडिया का जो है ना, इसके थोड़ा सा रोकना होगा, थोड़ा सा कुछ दिन जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, क्रिकेट बोर्ड को ना रोक ले, कोई सेलिब्रेशंस ये वो ना, क्योंकि अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं बनती। ईद की ठीक है बनती है आपकी, या कोई त्यौहार आता है वो ठीक है, लेकिन प्लेयर्स के माइलस्टोन्स या कुछ और चीज़ें ना अभी रोक लें कुछ दिन। अगर लगानी है ना तो नीचे कमेंट्स भी पढ़ लिया करें कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इसलिए ज़रा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इतना ज़्यादा वैसे भी नहीं होना चाहिए। सवेरा, ये जो आप अभी बात की है वसीम साहब ने कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया पे अपडेट्स आती हैं, आप इत्तेफाक करती हैं? आपका क्या राय है इस हवाले से कि इसको रोक देना चाहिए, थोड़ा वक्फा आना चाहिए यहाँ पर? हाफिज, सबसे पहले तो अभी जैसे हम फर्गूसन की रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, एक रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए ऐसे रिकॉर्ड्स। इनफ ऑफ आवर रिकॉर्ड्स, इनफ ऑफ आवर सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल माइलस्टोन्स। हमें टीम जीत जाए हमारी। वी डोंट वांट कि हमारा कोई बॉलर जो है, मोहम्मद आमिर जो है, वो 4 मेडन कर दें। वी डोंट वांट दैट। एज फार एज आवर टीम जीत रही है, हमारे 5 बॉलर मिलके या हमारे 6 बॉलर मिलके जो है वो टीम को जल्दी आउट करके हमारे बैटर्स उस पर जो है कैपिटलाइज कर रहे हैं और टीम
टीम को जिता रहे हैं, कोई बात नहीं, बॉलर्स रन भी खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हमारे बैटर्स उसको जो है कॉम्प्लीमेंट करके और हमें जीत दिला रहे हैं, दैट इज इट। ये जो इंडिविजुअलिज्म है ना, हमें इससे निकलना पड़ेगा। मैं वसीम से 101% अग्री करती हूँ कि ये माइलस्टोन सेलिब्रेट करना, केक काटना, तो 3000 रन पे तालियां बजाना, ये हमें खत्म करना पड़ेगा। इन 3000 रन का हम क्या करें जब हमारी टीम नहीं जीत रही है? इन 3000 रन का, इन 100 विकेटों का हम, हाँ, इन 100 विकेटों का हम क्या करें जब वो 100 विकेटें जो है वो पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में आगे नहीं लेकर जा सकी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से जो है वो सुपर 8 से पहली टीम बाहर हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना इन सिंगल इंडिविजुअल माइलस्टोन का, हमें कुछ नहीं करना है। और जो सबसे यहाँ पर पैगाम नजर आता है वो ये है कि हम मैच से हम बनेंगे। ये पाकिस्तान की टीम मैच से हम कब बनेंगी? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करना चाहता है तो वो ये इस तरफ जरूर कोशिश कर ले, क्योंकि ये 11 खिलाड़ी आपके मैदान में खेलते हैं, 4 आपके बाहर बैठे होते हैं, तो 15 का स्क्वाड होता है। तो इनको मैच से हम में अगर तब्दील करेंगे, चूंकि ये एक टीम गेम है और मुश्तरका काविशी आपको फतह तक और पायदार फतह तक, देर पा फतह तक लेकर जा सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाजत दें। जोर का जोड़ में कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।